हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चला रहे हैं जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो 10 पेपर हुए थे और उनमें जो 250 क्वेश्चंस आए थे, हम उन 250 क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट के उन क्वेश्चंस को जो जनवरी अटेम्प्ट में आए थे। टोटल ऑल्टरनेटिंग करंट से 4 सवाल आए थे हमारे जनवरी अटेम्प्ट में। जो 10 पेपर हुए थे उनमें सिर्फ 4 सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर से बिलोंग करते हैं और उन चारों सवाल को आज मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल आपको सॉल्व करना आ जाए, आप हर सवाल को सॉल्व करना सीख जाएं। अगर किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट की अगर आपको जानकारी नहीं है तो भी मैं आपको थ्योरी इतने डिटेल में सिखाऊंगा कि आपको हर सवाल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, आप बड़े आराम से हर सवाल को समझ जाएंगे। इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ। इस पर्टिकुलर क्लास को अटेंड करने के दौरान, इस वीडियो को देखने के दौरान आपके मैं हर समय का, हर एक सेकंड का आपको आउटपुट दूंगा, ऑप्टिमाइज करके दूंगा। और इसीलिए मैं आपको बिल्कुल एश्योर करता हूँ कि आपके लिए बिल्कुल ये जो क्लास है, जो वीडियो है, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो 22 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट में आया था। एंड क्वेश्चन कहता है, अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन alternating source of EMF E. The current amplitude at resonant frequency is I0. If the value of resistance R becomes twice of its initial value, then amplitude of current at resonance will be. ठीक है, मैं आपको सवाल समझाता हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। अगर आपको रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। बट अगर आपको नहीं मालूम तो आपको काफ़ी डिटेल में थ्योरी समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। और मैं आपको काफ़ी डिटेल में थ्योरी समझा रहा हूँ। एक बार आप सुनिएगा, फिर आप क्विकली आप इस सवाल के आंसर को जज कर लेंगे। तो हमको कह रहा है, हमें कह रहा है कि हमारे पास एक सीरीज LCR सर्किट है, मतलब एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर एंड एक रेजिस्टर, तीनों को सीरीज में कंबाइन किया गया है और इन तीनों के अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर दिया गया है जिसके EMF की वैल्यू हमें E गिवन है। ऑल राइट, तो ये मेरा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और इसको हमने सीरीज LCR सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसकी जो EMF की वैल्यू हमें E गिवन है। बस एक सवाल मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहता हूँ, क्या आप बता सकेंगे कि ये जो E की वैल्यू गिवन है ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, ये पिक वैल्यू है कि ये RMS वैल्यू है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमें सिर्फ वोल्टेज या फिर करंट की जानकारी गिवन है एक सिंगल लेटर या फिर एक सिंगल वैल्यू के साथ, तब हम उसे हमेशा RMS वैल्यू मानते हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि ये हमारी सप्लाइड वोल्टेज की RMS वैल्यू है, क्योंकि हमें खाली बोला है कि वोल्टेज सोर्स की EMF E है। तो अगर एक सिंगल वैल्यू गिवन है हमें, तो उसे हमेशा हम RMS वैल्यू ही लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सिंगल फेज में हमारे घरों में 220 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई हुआ है, तो ये 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू है? ये RMS वैल्यू है सप्लाइड वोल्टेज की। परफेक्ट। नाउ अब कहता है कि रेजोनेंस में, रेजोनेंस क्या होता है उसकी हम डिस्कशन करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो कहता है कि रेजोनेंस में जो करंट की एम्पलीट्यूड थी, जो मैक्सिमम करंट थी, उसकी वैल्यू I0 थी। तो कहता है कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दें, अगर हम ट्वाइस कर दें, तब करंट की एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू हो जाएगी इन केस ऑफ रेजोनेंस? तो देखिए यहाँ पर हमारे इंडक्टेंस की वैल्यू को मैं L ले लेता हूँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू को C ले लेता हूँ और रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं R ले लेता हूँ। तो बेसिकली जब हम सीरीज LCR सर्किट की बात करते हैं और इनके अक्रॉस जब हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करते हैं, तब यहाँ पर जो वोल्टेज एंड करंट का बिहेवियर होता है वो वेक्टर की तरह होता है। और जब हम इन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं तब इन्हें हम फेजर कहते हैं। और इन को जब हम फेजर कहते हैं तब इसकी इनको वेक्टर की तरह जब हम ट्रीट करते हुए, जब इनके लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब हम एक मेथड की बात करते हैं जिस मेथड को हम कहते हैं फेजर डायग्राम मेथड। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, वैसे तो देखा जाए तो करंट एंड वोल्टेज दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, बट ऑल्टरनेटिंग सर्किट को सॉल्व करने के दौरान हम करंट एंड वोल्टेज को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा करंट एंड वोल्टेज वेक्टर हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक सर्किट में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं,
तब उस दौरान उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उसमें फ्लो होने वाली करंट को जानने के लिए या फिर किसी अदर क्वांटिटी की वैल्यू को जानने के लिए हम वोल्टेज एंड करंट को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। और जब हम उन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं तब उन्हें हम कहते हैं फेजर। और जब हम उन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और उनको लेकर के जब हम एक मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं तब उस मेथड का नाम होता है फेजर डायग्राम मेथड, जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। करेक्ट। अब रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस वो कंडीशन है जिस कंडीशन में सर्किट में फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाती है, इट बिकम्स मैक्सिमम। क्या? मैक्सिमम। तो जिस कंडीशन में सर्किट में फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम होगी, सर्किट की तरफ पावर डिलीवरी मैक्सिमम होगा, उस इंस्टेंट में हम कहते हैं कि सर्किट में रेजोनेंस एस्टैब्लिश हो गया है या फिर रेजोनेंस का वो हमारा केस होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो के लिए तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो के लिए जो तीनों का पार्टिसिपेशन है, तीनों का पार्टिसिपेशन अलग अलग तरह से होता है। तीनों ही करंट के फ्लो को अपोज करते हैं बट अलग अलग वे में। करेक्ट। अब इस केस में जो इंडक्टर ओपोजिशन ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। शो करते हैं बाय द सिंबल XL और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, जहाँ पर ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है सप्लाई वोल्टेज की। नाउ सी की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर भी करंट के फ्लो को अपोज करता है और इससे जो ओपोजिशन ऑफर होता है उस ओपोजिशन को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। शो करते हैं बाय द सिंबल X सबस्क्रिप्ट C और इसकी वैल्यू होती है 1/ωc। एंड आर अपना उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरीके से ये हमारी डीसी सर्किट में बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमारी XL होगी हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC होगी हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड R हमारा रेजिस्टेंस होता है। और ये तीनों ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर का बिहेवियर इसी सर्किट की तरफ हल्का डिफरेंट होता है। ये करंट के फ्लो को अपोज कर सकते हैं और इनके अपोजिशन को हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पर जो भी करंट हमारी फ्लो हो रही है उस करंट को ये तीनों अपोज करेंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो फाइनल अपोजिशन ऑफर होगा उस अपोजिशन को हम कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं? उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। एंड इम्पीडेंस को शो करते हैं बाय द सिंबल Z, जिसकी वैल्यू होती है √R² प्लस XL माइनस XC²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस पूरी सर्किट ने जो करंट को फ्लो होने के लिए ओपोजिशन ऑफर किया है, मींस तीनों ने मिल करके जो ओपोजिशन ऑफर किया है उस टोटल ओपोजिशन को हम इम्पीडेंस कहते हैं, जिसकी ये वैल्यू होती है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट I की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो करंट I की वैल्यू हो जाएगी सप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है? इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हमें फाइनली करंट की वैल्यू मिलती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि रेजोनेंस के दौरान करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। करंट शुड बी मैक्सिमम। करंट की अगर वैल्यू मैक्सिमम फ्लो हो रही है तब वो रेजोनेंस का केस होता है। तब अगर मैं I की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ तो मुझको Z की वैल्यू को मिनिमाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। और अगर मैं Z की वैल्यू को मिनिमाइज कर देता हूँ तब उस केस में I मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ एट रेजोनेंस I is maximum implies that Z is minimum। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया Z की मिनिमम वैल्यू में मेंटेन क्या कर सकता हूं, देन द आंसर विल बी इक्वल टू R। कब? जब XL एंड XC एक दूसरे को कैंसिल कर दें। अगर XL और XC दोनों की वैल्यूज सेम हो जाएं, अगर जितना हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है उतना ही अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाए, तब दोनों की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगी। करेक्ट बात है। R² अकेला बचा जिसके रूट की वैल्यू R हो जाएगी। अब और उस केस में जो Z मिनिमम की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू R। एंड इन दैट केस जो करंट होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी? उस केस में करंट हमारी हो जाएगी मैक्सिमम और इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो जाएगी E/R, जो मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी में हमारी रेजोनेंस होने वाली है, तो अब उसे आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने जैसा कि कहा
मैंने जैसा कि आपसे ये कहा कि करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए जेड को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और जेड की सबसे छोटी वैल्यू मैं मेंटेन कर सकता हूँ आर, जब एक्सएल एंड एक्सी की वैल्यू सेम हो जाए, है ना, ऐसा मैंने कहा। क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को चेंज करता हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो एक्सएल एंड एक्सी दोनों चेंज होंगे, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब कैंसिल होकर के फाइनली आर स्क्वायर बचेगा रूट के अंदर, और रूट लेने के बाद मेरे को फाइनली जेड की वैल्यू आर मिल जानी है। तो क्योंकि मेरा जेड मिनिमाइज हो गया तो करंट मेरी मैक्सिमाइज हो गई, और यही हमारा रेजोनेंस होता है। तो अगर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी कर दीजिए। एक्सएल का फॉर्मूला आपको सिखाया मैंने ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया ओमेगा सी। तो फाइनली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए आपको फाइनली एक रूट भी लेना पड़ेगा, तब इस फॉर्मूले से आपको ओमेगा मिल जाएगा। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी बतानी हो तो आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा 2πf होता है। ओमेगा जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर होता है वो हमारी 2πf की इक्वल होती है। एंड फाइनली अगर मैं ओमेगा को 2πf लिख दूं तो f की वैल्यू के लिए मुझे 2π डिवाइड करना पड़ेगा, एंड फाइनली मुझे मिल जाएगा 1/2π√LC। तो ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। सवाल में हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में आपको सिखाना चाहता हूँ हर एक बात, तो मैंने ये सारी बातें आप लोग के साथ डिस्कस। अब क्या कह रहा है कि रेजोनेंस की कंडीशन अभी भी मेंटेन्ड है, अभी भी रेजोनेंस एस्टैब्लिश्ड है। मतलब अभी भी एक्सएल एंड एक्सी की वैल्यू सेम है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि अभी भी इम्पीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी हमारे सेकेंड केस में। बट सेकेंड केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दिया हमने, ट्वाइस कर दिया। मतलब आर की वैल्यू अब हो गई डबल। तो अगर ईएमएफ मेरा अभी भी सेम टू सेम है, और अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को जस्ट क्या कर दे रहा हूँ, डबल कर देता हूँ, तो करंट मेरी आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हमें करंट की जो पिक वैल्यू दिया था, जो एम्पलीट्यूड हमें गिवन थी, वो हमें आई नॉट से शो करने को कहा था। तो ये मेरा आई नॉट मैंने लिख दिया, जो कि मेरी मैक्सिमम करंट है और करंट की पिक वैल्यू है। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं। तब सेकेंड केस में अगर मैं करंट को आई डैश मान लेता हूँ, जो मुझे बताना है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस को जस्ट डबल कर दिया, अभी भी रेजोनेंस एस्टैब्लिश्ड है, अभी भी एक्सएल एंड एक्सी का कोई काम नहीं है हमारे करंट की वैल्यू बताने की रिगार्डिंग, है ना। तो क्योंकि जस्ट आर की वैल्यू को मैं डबल कर रहा हूँ तो करंट मेरी हाफ हो जाएगी, और इसीलिए अब जो भी मेरी करंट की एम्पलीट्यूड होगी शुरुआत की वैल्यू की हाफ होनी चाहिए, और इसीलिए मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, और ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 2 सेकंड का समय चाहिए था, बट अगर आपको इतनी जानकारी हो तो और भी फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो आपको समझने चाहिए, जो मैं आपको समय के साथ समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन कहता है, इन अ सीरीज LCR सर्किट a resistor of 300 ohm, a capacitor of 25 nanofarad and an inductor of 100 millihenry are used for maximum current in the circuit. The angular frequency of the AC source is dash into 10 to the power 4 रेडियन पर सेकेंड। देखिए, अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले सवाल में ओमेगा के बारे में आपको कहा था। ओमेगा हमारा था जो रोटर होता है हमारा, जो हमारा जो कॉइल होता है जनरेटर का, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, और उसी ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओमेगा को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ओमेगा को आप एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल भी कह सकते हैं, दोनों ही इसके नाम वैलिड होंगे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा होता है। खाली फ्रीक्वेंसी पूछे तब उसको हम फ्रीक्वेंसी एफ मानेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। ठीक, हमें ओमेगा बताना है, बट किस केस के लिए, देखिए अगेन यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर मैक्सिमम करंट। मतलब ये सवाल भी डायरेक्टली रेजोनेंस से लिंक्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको इतने डिटेल में सिखाया। तो हमको पूछा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी अगर मैं सर्किट पे मैक्सिमम करंट चाहता हूं। तो मैक्सिमम करंट चाहने के दौरान मैंने अभी जस्ट सिखाया ओमेगा की वैल्यू थी 1/√LC, हाँ कि नहीं, जस्ट तो आपको सिखाया। देखिए मैंने कहा था ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 1/√LC होती है, और इस फ्रीक्वेंसी में सर्किट में रेजोनेंस एस्टैब्लिश होता है, और रेजोनेंस की कंडीशन में करंट हमारी मैक्सिमम होती है, इंपीडेंस हमारी मिनिमम होती है, और किसके इक्वल होती है, आर की इक्वल होती है, रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाती है, जो हम अभी जस्ट हमने सीखा। तो बस
क्वेश्चन डायरेक्ट है, बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है। तो फाइनली आंसर के हम काफ़ी क्लोज हैं। सो 1/रूट एल की वैल्यू हमें गिवन है हाउ मच, इट इज गिवन टू बी 100 मिली हेनरी। तो 100 इंटू 10⁻³ इंटू सी की भी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 25 नैनो फराड। तो 25 नैनो मीन्स 10⁻⁹ चेक कर लेते हैं सॉल्व करके। सो 1/, so we are having 100 इंटू 10⁻³ विच बिकम्स 10⁻⁻1 है ना। 100 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻1। 10⁻1 इंटू 10⁻9 विल बिकम 10⁻10। 10⁻10 के रूट की वैल्यू, 10⁻10 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 10⁻5 एंड 25 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 5। नेक्स्ट स्टेप में 10⁻5 को मैं न्यूमेरेटर में ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 10⁻+5 डिवाइडेड बाय 5। अब एक काम करते हैं, इसमें एक 10 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो एक 10 5 से डिवाइड होने के बाद बचेगा 2, और क्योंकि एक 10 जा चुका है मतलब अभी भी 10⁻4 बाकी है, और यूनिट ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकेंड। तो ये मेरा फाइनली आंसर आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रिगार्डिंग की अगर मैं बात करूँ। तो कह रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डैश इंटू 10⁻4 है। तो डैश की वैल्यू क्या होगी आप देख के बता दो ना, डैश की वैल्यू होगी 2, और इसीलिए 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था और बहुत इजीली हम इसको समझ सकते हैं। एकदम सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, काफी आसान सवाल था जो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। कहता है एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई आई इक्वल्स टू आई ए साइन ओमेगा टी प्लस आई बी कॉस ओमेगा टी, द RMS करंट विल बी। ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के केस के लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला बताता हूँ, याद रखने को कहता हूँ, और उससे क्या होता है काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें, अगर इससे मैं प्रोसेस में आपको सिखाऊं, डेफिनेटली इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर सकता जेईई के पेपर के लिए, क्योंकि आपको टाइम सेव करना होता है, और इसीलिए मैं आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का जो ट्रिक है, जो मेथड है ना, जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ध्यान से सुन करके याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मैं क्या सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लेते कि हम किसी सर्किट की तरफ दो ऑल्टरनेटिंग सोर्स की मदद से करंट सप्लाई करते हैं। मीन्स वी आर हैविंग अ सर्किट, बट उस सर्किट में टोटल एक से ज़्यादा, मिनिमम मतलब मैं 2 की बात करूंगा, तो 2 ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमने कनेक्ट कर दिए, एंड दोनों ही ऑल्टरनेटिंग सोर्सेस क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई करने की तरफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि किसी सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज हों। अब यहाँ पर क्या है, हमारी सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा क्या है, हमारी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हैं। तो मिनिमम मैं 2 की बात करके आपको सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, 2 के लिए आप सीखें। तो अब दोनों का काम क्या है, करंट को सप्लाई करने का। तो हमको ये जानना होता है कि जब दोनों मिलकर के करंट सप्लाई करेंगे तब रिजल्टेंट करंट क्या होगा, रिजल्टेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, ये हम जानना चाहते हैं। तब इस केस में रिजल्टेंट करंट को फाइंड करने के लिए हम जिस प्रिंसिपल की हेल्प लेते हैं, उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम नेट करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा, हमारी अगर मान लेते पहली करंट है I1, जिसकी वैल्यू मैं मान के चलता हूं I01 साइन ओमेगा टी, मान लो ये मेरी पहली करंट है। एंड दूसरी करंट को मैं मान के चलता हूं I2 इक्वल्स टू I02 साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमारी पहली ऑल्टरनेटिंग सोर्स की सप्लाइड करंट, हमको यहाँ पर करंट के टर्म्स में जानकारी पूछी गई है, तो मैं करंट के टर्म्स में जानकारी देता हूँ। तो मान लेते हैं हमारी जो पहली ऑल्टरनेटिंग सोर्स थी उसने करंट इतनी सप्लाई की, एंड जो दूसरी ऑल्टरनेटिंग सोर्स है उसने सप्लाई किया करंट इतना, दैट इज I2 इक्वल्स टू I02 साइन ओमेगा टी प्लस 5। देखा जाए तो दोनों ही सोर्सेस से निकलने वाली करंट की जो पिक वैल्यू है डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है, दोनों की फेज की वैल्यू को भी मैंने डिफरेंट लिया है। फर्स्ट करंट की फेज की वैल्यू ओमेगा टी है, एंड सेकेंड करंट की फेज की वैल्यू ओमेगा टी प्लस 5 है। मतलब इन दोनों में जो फेज का डिफरेंस है इट इक्वल्स टू 5। साइन के साथ, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के साथ जो भी आप एंगल देख रहे हो, ये इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो फर्स्ट सोर्स का फेज है मेरा ओमेगा टी, सेकेंड सोर्स का फेज है मेरा ओमेगा टी प्लस 5।
तो डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना हो गया, फाई का डिफरेंस है। सो फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जिस इंस्टेंट पे इसमें करंट जीरो है, जरूरी नहीं है कि उस इंस्टेंट में इससे फ्लो होने वाली करंट जीरो हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मान के चलता हूँ टाइम की वैल्यू जीरो है, तो साइन जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब फर्स्ट सोर्स की वैल्यू, फर्स्ट सोर्स से निकलने वाली जो करंट है शुरुआत में जीरो थी, लेकिन अगर मैं सेकेंड सोर्स से फ्लो होने वाली करंट की बात करूं उसे इंस्टेंट पे, तो तब आप यहाँ पे टाइम की जगह में जीरो तो डाल दोगे, लेकिन फाई अभी भी बाकी है। मान लेते फाई की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना हो गया, साइन 30 हो गया 1/2। तब उस केस में करंट कितनी फ्लो हो रही होगी शुरुआत में, इट विल बी आई नॉट 2/2। यस और नो? मतलब ऐसा पॉसिबल है कि दोनों सोर्सेस से निकलने वाली करंट अलग अलग फेज में हो। एक में करंट जीरो हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे में भी करंट जीरो हो, एक में करंट मैक्सिमम हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी करंट मैक्सिमम हो, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर फेज डिफरेंस हो सकता है। अब इन दोनों को मिल करके सर्किट की तरफ करंट को सप्लाई करना है, तब जो रिजल्टेंट करंट होगी उसे मैं मान लेता हूं आई, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2। और ये जो एक्सप्रेशन मैं लिख पा रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए जिस प्रिंसिपल की हमने हेल्प ली है, उसी प्रिंसिपल का नाम हम देते हैं या कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब दोनों ही सर्किट, मतलब दोनों ही सोर्सेस अपना इंडिपेंडेंटली बिहेवियर करते हुए करंट को फ्लो कराएंगे, एंड नेट करंट की वैल्यू यहाँ पर दोनों के करंट का सम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझको I1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कितनी, I01 साइन ओमेगा टी, एंड I2 की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, I0t साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, हैवी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है अगर मैं कहूँ तो, और ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके इसको आपको आगे सॉल्व करना होता है, जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सॉल्व करें, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप परेशान होंगे। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता जाऊं, अगर मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं, तो फाइनली मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा एंड में, और वो एक्सप्रेशन होगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। मतलब अगर मैं इन दोनों के एडिशन को अगर सॉल्व करूं, आई विल हैव एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म I0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इससे मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूं कि जब दो ऑल्टरनेटिंग सोर्सेस करंट सप्लाई करते हैं, तो उनके मिलने से जो फाइनल करंट का फॉर्मेशन होगा वो भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट ही होती है। ये जो एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं, ये अगेन ऑल्टरनेटिंग करंट का ही एक्सप्रेशन है। मतलब दो ऑल्टरनेटिंग करंट के सुपर पोजिशन से एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ही फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जिस रिजल्टेंट ऑल्टरनेटिंग करंट का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, उसकी पिक वैल्यू इन दोनों की पिक वैल्यू से कुछ अलग दिख रही है। पहले सोर्स की पिक वैल्यू I01 थी, सेकेंड सोर्स की पिक वैल्यू I02 थी, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट करंट की पिक वैल्यू है कुछ और है, दैट इज I0, जिसकी वैल्यू मुझे बतानी है आपको। साथ ही साथ फर्स्ट का फेज कितना था, ओमेगा टी, सेकेंड का फेज कितना था, ओमेगा टी प्लस 5, बट रिजल्टेंट करंट की फेज है ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यहाँ पर एक नया फेज कांस्टेंट का डेवलपमेंट हुआ है जिसे हम डेल्टा से शो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर फेज कांस्टेंट भी एक नया होगा, पिक करंट की वैल्यू भी कुछ अलग होगी, और इन दोनों को फाइंड करने के लिए आपको दो एक्सप्रेशन से याद करने पड़ेंगे, और उन एक्सप्रेशंस की मदद से आपको पिक करंट मिल जाएगा और डेल्टा की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक, तो हम अब आपको I0 एंड डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला सिखा देते हैं, और उस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सुपर पोजिशन के दौरान मैंने दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम ली थी, और उसी एग्जैक्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की हमारी यहाँ पर रिजल्टेंट करंट फ्लो होगी। मतलब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से जब हम फाइनल करंट की वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उससे रिजल्टेंट करंट की पिक वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, फेज कांस्टेंट कुछ अलग हो सकता है, बट क्या अलग नहीं हो सकता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी अलग नहीं हो सकती, हाँ करंट डेल्टा वगैरह अलग हो सकते हैं। इसी I0 को फाइंड करने का फॉर्मूला है I0 इक्वल्स टू अंडर रूट I01 स्क्वायर प्लस I02 स्क्वायर प्लस 2 I01 I02 cos phi। ये जो फॉर्मूला है दो वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने वाला फॉर्मूले के फॉर्मेट में है ना। जब हम आपको सिखाते हैं दो वेक्टर्स को ऐड करना और उनके रिजल्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना यूजिंग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ,
तब उस केस में दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करने का जो फॉर्मूला डेवलप होता है उसका जो फॉर्मेट है एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में है, इसीलिए इसको याद करना आपके लिए काफ़ी आसान होता है। आप काफ़ी इजीली इसको याद कर सकते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा। फाई तो हमारी दोनों करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। जहाँ तक डेल्टा का सवाल है, डेल्टा को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है tan डेल्टा इक्वल्स टू I02 साइन फाई अपॉन I01 प्लस I02 कॉस फाई। ये फॉर्मूला भी आपके लिए जाना पहचाना होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प हम वेक्टर के एडिशन के दौरान भी लेते हैं। इस फॉर्मेट में हमारे एक फॉर्मूला बनता है वेक्टर की, जब हम एडिशन की बात करते हैं तब हम वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट आर के बीच में जब एंगल निकालते हैं तब भी हमारा इसी फॉर्मेट में फॉर्मूला होता है, कुछ बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, जो आपको बिल्कुल याद होगा और उसी फॉर्मेट में आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल याद रखना है और ये हमारी फाइनल रिजल्टेंट करंट की वैल्यू होगी। अब मैं अपने सवाल की तरफ लौटता हूँ। अब आप बिल्कुल सवाल का आंसर दे सकते हैं। अब देखिए हमारी पहली करंट कौन थी, आई ए साइन ओमेगा टी थी। दूसरी करंट कितनी थी, आई बी कॉस ओमेगा टी थी। तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए साइन एंड कॉस के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्री। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आई की वैल्यू को लिख सकता हूँ आई ए साइन ओमेगा टी प्लस आई बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू डिग्री रेडियन का मतलब होता है 90 डिग्री। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा और बिल्कुल आपको मालूम भी होगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और इसीलिए अगर मैं देखूँ तो अब यहाँ पर भी फंक्शन साइन है, यहाँ पर भी फंक्शन साइन है। तो फर्स्ट केस में फेज ओमेगा टी है, सेकेंड केस में फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, डेफिनेटली यहाँ पर जो मेरी फाई है तो हो गई 90 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई टू। तो हमको पूछा था कि आरएमएस करंट कितनी होगी, रिजल्टेंट करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं पीक वैल्यू निकाल देता हूँ। तो पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने सीखा था। क्या सीखा था देखिएगा, I01 स्क्वायर प्लस I02 स्क्वायर प्लस 2I01 I02 कॉस फाई। हमारे इस गिवन क्वेश्चन के लिए I01 हो गई IA, I02 हो गई IB एंड फाई हो गया 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो खाली यही दो टर्म्स बचेंगे। और इसीलिए हमारी फाइनली I0 की वैल्यू हो जाएगी IA स्क्वायर प्लस IB स्क्वायर। तीसरा टर्म हमारा 0 हो गया बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू 0 होती। तो ये हमारी रिजल्टेंट करंट की पिक वैल्यू हो गई। बट मुझे पूछा कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में आरएमएस वैल्यू की वैल्यू पिक वैल्यू बाय √2 होती है। और ये बात भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट गिवन है, अगर साइनोसोडल है ना, मुझको एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करना है, साइनोसोडल, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको साइनोसोडल करंट गिवन है, साइनोसोडल ऑल्टरनेटिंग करंट गिवन है, तब उस केस में आरएमएस वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पीक वैल्यू बाय √2। हालांकि कई तरह के करंट हो सकती हैं, है ना, ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकती है, स्क्वायर के फॉर्म में हो सकती है। तो अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं आरएमएस वैल्यू का। बट साइनोसोडल करंट हो अगर, तब उस केस में आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू बाय √2 होती है। तो मेरी ये पीक वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर। और यहाँ पर 2 भी है लेकिन रूट के अंदर है, तो मैं काम करता हूँ बाई 2 करके होल रूट कर देता हूँ। और यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊँगा। एंड डेफिनेटली ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। हो सकता है कि जब आप एग्जाम दें तब आपको आई ए एंड आई बी की एक वैल्यू दे दी जाए और आपको सेम वे में सॉल्व करना हो। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 4 सवाल आए थे, 3 मैंने डिस्कस किया, चौथा सवाल जो आखिरी सवाल है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और इसी के साथ फिर हमारा आज का ये क्लास एंड होगा और मैं आपको सिखा देता हूँ चौथा सवाल भी। फोर्थ क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए कहता है
Chalk coil is simply a coil having a large inductance but a small resistance. Chalk coils are used with fluorescent mercury tube fittings. If household electric power is directly connected to a mercury tube, the tube will be damaged. एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, असर्शन एकदम सही है। मैं आपको समझाना जो चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। आजकल जो हम घर में ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं वो एलईडी ट्यूबलाइट्स हैं, बट पहले करीबन मैं बात करूं तो 12-15 साल पहले फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स को यूज किया जाता था। और इन ट्यूबलाइट्स को आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा भी होगा, कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। मतलब इस तरह का एक फ्रेम होता था, इस फ्रेम में हम लोग इस तरह से ट्यूबलाइट्स को कनेक्ट करते थे, ट्यूब आती थी, आजकल भी आती है, आपने देखा होगा। और यहाँ पर बीच में एक चौक लगता था और यहाँ पर एक स्टार्टर को लगाते थे। इस तरह के शेप में आपने ट्यूबलाइट देखी होगी, तो इसी को ही हम चौक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज चौक एंड इट इज नथिंग बट एन इंडक्टर। ये एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर वो है जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू हाई होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। इसे क्यों यूज किया जाता था पता है? इसे इसलिए यूज किया जाता था कि इसके यूज करने से हम सर्किट के इम्पीडेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दें। किस वैल्यू को? इम्पीडेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, और इम्पीडेंस की वैल्यू को इंक्रीज करके हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले सवाल में सिखाया था कि जो करंट की वैल्यू होती है वो सप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस जेड होती है। ये बात मैंने आपको सिखाया। यहाँ पर कहीं कैपेसिटर तो है नहीं, एक हमारा इंडक्टर है और जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो थोड़ा बहुत रहेगा। यहाँ पर कोई कैपेसिटेंस की बात नहीं हो रही, और इसीलिए जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होता था, तो एक्सी को जीरो ले लो, एक्सी तो है नहीं, कैपेसिटर तो है नहीं, तो यहाँ पर XL² हो जाएगा और ये मेरी करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो सुनिएगा आप और सोचिएगा अब ध्यान से कि अगर हमारा इंडक्टर मतलब जो चौक है इसका अगर इंडक्टेंस हाई होगा तो इंडक्टेंस के हाई होने से एक्सएल भी तो हाई होगा। क्यों? क्योंकि एक्सएल की वैल्यू मैंने क्या सिखाई आपको, इट इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। तो अगर मैं लार्ज इंडक्टेंस मेंटेन करूं तो लार्ज इंडक्टेंस से मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हाई होगा, एक्सएल की वैल्यू हाई होगी। एक्सएल जितना हाई होगा जेड मेरा उतना हाई होगा और उससे करंट मेरी उतनी कम फ्लो करेगी। एक्चुअली जो मेरी ट्यूब है इससे फ्लो होने वाली करंट काफ़ी स्मॉल होती है। अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो कर जाए तो ये डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि इससे फ्लो होने वाली करंट उतनी ही हो जितनी हमारी मैक्सिमम परमिटेड हो, उससे ज़्यादा करंट इसमें फ्लो ना कर जाए। अगर मेरी ट्यूबलाइट में मैक्सिमम परमिटेड करंट से ज़्यादा करंट मैं फ्लो करा देता हूँ तो डेफिनेटली मेरी ट्यूबलाइट को यहाँ पर क्या होना, डैमेज हो जाना है। मैं चाहता था कि क्या करंट इसमें कम हो जाए, मैक्सिमम परमिटेड करंट के बिलो ही हम रहें, या जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना ही मैक्सिमम फ्लो कराएं, बट क्रॉस ना करें। और उसके लिए मेरी जिम्मेदारी क्या थी? उसके लिए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं करंट को कंट्रोल करने के लिए सर्किट के इम्पीडेंस को बढ़ाऊं, और सर्किट के इम्पीडेंस को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इंडक्टर को या फिर चौक को यूज करते हैं। अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि भैया अगर इम्पीडेंस ही बढ़ाना था तो चौक क्यों लगाए, हम रेजिस्टेंस को क्यों नहीं बढ़ा दिए? अगर हम रेजिस्टेंस को भी बढ़ाते तो भी तो मेरी करंट कम होती कि नहीं होती? आप खुद सोचिए ना, आपको अल्टीमेटली इम्पीडेंस बढ़ाना है, तो इम्पीडेंस बढ़ाने के लिए मैं रेजिस्टेंस को भी तो बढ़ा सकता हूँ, और रेजिस्टेंस को बढ़ाने के साथ भी तो मैं करंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। तब मैंने रेजिस्टेंस को क्यों इंक्रीज नहीं किया? मैंने इम्पीडेंस बढ़ाने के लिए क्यों मैंने रिएक्टेंस को बढ़ाया? द रीजन इज वेरी सिंपल, रेजिस्टेंस में हीट एनर्जी का लॉस होगा। फिर अगर आप R की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तब उसमें H इक्वल्स टू I² RT अमाउंट की हीट एनर्जी भी डेवलप होगी और वहाँ पर हमारा लॉसेस बढ़ेगा। तो अगर मैं ट्यूबलाइट में इम्पीडेंस को बढ़ाने के लिए, करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस को बढ़ा दूँ तो रेजिस्टेंस के बढ़ाने से हीट एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पर लॉसेस बढ़ेंगे, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी ट्यूबलाइट की। मतलब ऐसा होगा कि आप जितनी भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसका एक स्मॉल पार्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और उसका मेजर पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और डेफिनेटली ट्यूबलाइट आपने अपने कमरे को गर्म करने के लिए तो नहीं लगाया था ना, कि आप चाहते थे कि ट्यूबलाइट लगा करके आप अपने कमरे को गर्म कर दें। या हम अपने घर में जो ट्यूबलाइट्स लगवाते हैं उसका पर्पस क्या है? पर्पस बड़ा सिंपल है कि उससे लाइट एनर्जी हमें मिले। बट पता चला रजिस्टर को बढ़ा करके हमने करंट तो कम कर लिया, बट ट्यूबलाइट से लाइट एनर्जी कम मिलती है और हीट एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो भैया क्या काम आया ऐसी ट्यूबलाइट? और इसीलिए
क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा लॉसेस बढ़े। हम आर को नहीं बढ़ाते, हम किसको बढ़ाते हैं, हम एल को बढ़ाते हैं। एल के बढ़ने से एक्सएल बढ़ता है, एक्सएल के बढ़ने से जेड बढ़ता है, जेड के बढ़ने से करंट कम होती है। और इसीलिए जो मेरी स्टेटमेंट थी, एसर्शन थी, वो एकदम करेक्ट है। एक बार आप पढ़िए तो एसर्शन को, अब आपको शायद समझ में आ जाए। चॉक इज सिंपली अ कॉइल हैविंग लार्ज इंडक्टेंस, एकदम सही बात है। बट ए स्मॉल रेजिस्टेंस, वाई स्मॉल, वरना लॉसेस बढ़ेंगे। चॉक कॉइल्स आर यूज्ड विथ फ्लोरोसेंट मर्क्यूरी ट्यूब फिटिंग्स, एकदम सही बात है ये। इफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक पावर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ मर्क्यूरी ट्यूब, द ट्यूब विल बी डैमेज्ड। बोलता है कि अगर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जो सप्लाई हमें घरों में मिला है, डायरेक्टली अगर हम ट्यूबलाइट के अक्रॉस लगा दें तो वो डैमेज हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि ट्यूबलाइट की खुद की रेजिस्टेंस क्या होती है, काफ़ी कम होती है। ट्यूबलाइट की खुद की रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो आर कम है तो बहुत करंट फ्लो करेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि करंट की वैल्यू वी बाई आर होगी, है ना। तो अगर आर काफ़ी कम होगा तब उस केस में क्या होगी, करंट ज़्यादा होगी और उससे मेरी ट्यूबलाइट डैमेज हो सकती है। तो एसर्शन तो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं रीजन की, रीजन कहता है बाय यूजिंग द चॉक कॉइल द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई across R and inductor L. If the chalk coil were not used, the voltage across the resistor would be the same as the applied voltage. अब खुद सोचिए क्या कह रहा है, ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। देखिए मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि अगर हम चॉक को यूज करते हैं तब उस केस में ट्यूबलाइट के अक्रॉस रहने वाली जो वोल्टेज है वो इतना टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। ये बात सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मेरी जो सर्किट में, आगे आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। सर्किट में हमारा क्या है, एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, और इसके अक्रॉस हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये बात हम बिल्कुल समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरी इम्पिडेंस की वैल्यू होगी वो होगी जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू में ओमेगा एल लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये मेरी जेड की वैल्यू हो गई, करेक्ट है। नाउ अब हमको ये बताना है कि करंट कितना टाइम्स रिड्यूस करेगी, हम ये जानना चाहते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो सप्लाइड वोल्टेज है उसकी ईएमएफ की वैल्यू मान लेते ई है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिलहाल अब करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो करंट को अगर मैं आई से शो करूं तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई बाई जेड, और जेड की वैल्यू जो भी हमने ऑप्टेन की है उसको मैं लिख देता हूँ। तो इट विल बी इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। मैं समझता हूँ ये बात भी आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मान लो मैं चॉक यूज न करता, अगर मैं इंडक्टर को यूज न करता, तब उस केस में डेफिनेटली खाली मेरी ट्यूबलाइट होती, मतलब एक रजिस्टर होता जिसको मैं एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया होता, जिसकी ईएमएफ मैंने कितनी ली है, ई ली है। और इस करंट को मैं मान के चलता हूँ आई नॉट, मतलब इस केस में इस सर्किट में जो मेरी करंट फ्लो होती है उसको अगर मैं आई नॉट मान लूँ, तो अब बताइए आई नॉट की वैल्यू क्या होगी। तब आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन आर, यस और नो, इट विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर, क्योंकि इस सर्किट के लिए जो मेरी इम्पिडेंस की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के ही बराबर है, क्योंकि अकेला रेजिस्टर था मेरा। तो अगर मैं इंडक्टर को कनेक्ट ना करूं तब मेरी ट्यूबलाइट के अक्रॉस जो भी सप्लाइड वोल्टेज होगा वो पूरा मेंटेन हो जाएगा, और उस केस में फ्लो होने वाली करंट मेरी हो जाएगी आई नॉट इक्वल्स टू ई बाई आर। लेकिन अगर मैं इंडक्टर को कनेक्ट कर दूं तो डेफिनेटली इस केस में मेरी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी करंट की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल्स टू ई बाई जेड। अब देखिए हमको सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि जो वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूबलाइट है वो इंडक्टर के लगाने के बाद इतना टाइम्स रिड्यूस होगा। तो देखिए ये बात भी हम जज कर सकते हैं। अब पहले मेरी कितनी वोल्टेज इस ट्यूबलाइट के अक्रॉस थी, इट वॉज इक्वल टू ई, शुरुआत में मेरी इतनी वोल्टेज थी। अब मेरी वोल्टेज कितनी है इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं कहूँ तो, तब इस केस में वोल्टेज की वैल्यू को अगर मैं शो करता हूँ बाय द सिंबल वी, इट विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। अरे भैया मेरी इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, मेरी इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आई है, कि मेरा इंडक्टर का रिएक्टेंस की वैल्यू एक्सएल है और रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है।
तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो इससे फ्लो होने वाली करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो इससे फ्लो होने वाली करंट कितनी है मेरी, इससे फ्लो होने वाली करंट है मेरी E अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और आर मुझे अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडक्टर के कनेक्ट करने के बाद मेरी ट्यूबलाइट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है उसकी वैल्यू इतनी है, जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। बट अगर मैं इंडक्टर को कनेक्ट ना करता तो कितनी वोल्टेज उसके अक्रॉस में होती, ऑब्वियसली ई होती, अकेला इसके अक्रॉस होता। तो देखिए ना, इसके कंपेयर में कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स रेड्यूस हो रहा है, आप खुद सोचिए। ये वोल्टेज के कंपैरिजन में जो मैंने सिर्फ अक्रॉस ट्यूबलाइट लगाया था, उसके कंपेयर में अब इस ट्यूबलाइट के अक्रॉस रहने वाला जो वोल्टेज है, जिसको मैं सिंबल वी से शो कर रहा हूं, ये भी कितना हो गया, इट बिकम्स आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मेरी वोल्टेज की अब जो वैल्यू है वो ई का आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर के साथ कुछ ऐड कर रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू आएगी वो आर के कंपेयर में बड़ी आएगी, और डेफिनेटली ये जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1। कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 से छोटी है। और बिल्कुल ये बात विजिबल है कि शुरुआत की जो वोल्टेज थी उसके कंपेयर में अब वोल्टेज की वैल्यू इतना टाइम्स रिड्यूस हो रही है ना। सो डेफिनेटली अब मैं अगर रीजन की बात करूं तो रीजन में कहता था बाय यूजिंग द चॉक कॉइल वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू, जो एकदम सही बात है। फिर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। इफ द चॉक कॉइल वर नॉट used, the voltage across the resistor would be the same as the applied voltage। ऑब्वियस बात है, जो मेरी सेकेंड सर्किट थी वही थी कि अगर हम चॉक यूज ना करते तो जितना वोल्टेज सप्लाई करते वो पूरा का पूरा ट्यूबलाइट के पास होता। तो ये बात भी एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और इसी वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए ही तो, करंट को अल्टीमेटली रिड्यूस करने के लिए ही तो हमने चॉक को लगाया था। तो इसमें मैं बात बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो रीजन है वो एसर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। चॉक कॉइल के लगाने के दौरान क्या हुआ, मेरी वोल्टेज रिड्यूस कर गई, वोल्टेज के रिड्यूस होने के कारण करंट भी रिड्यूस हो गई, और इसीलिए मेरी जो ट्यूबलाइट है वो खराब होने से बच गई। और अब हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप बिल्कुल ऑप्शंस को देख लीजिएगा। तो पहला हमारा ऑप्शन था बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट ए इज नॉट द करेक्ट, एकदम गलत बात है। ए इज फॉल्स, ये बात भी एकदम इनकरेक्ट है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A। ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। और मैं समझता हूँ कि आपको ये चारों के चारों सवाल अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ ये 4 सवाल डिस्कस किए, मैंने काफ़ी समय लिया, बट मैं समझता हूँ कि इस क्लास के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप बहुत कुछ सीखेंगे, आप बहुत कुछ जानेंगे, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, इसका बहुत एडवांटेज उठाएंगे। और इसी सोच के साथ आज की इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर हम एक नए चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल कनेक्टेड रहिए और सीखते जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।